तो चलो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या आपके फंक्शंस हैं उसको अब हम देखते हैं। सो फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स हैव बीन डिसाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। आपके यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं भाई। आपके प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं, आपके सेकेंडरी फंक्शंस क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज ये क्या है, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शंस के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं। सो जो सबसे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो बैंक के क्या होते हैं, बैंक्स आप किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों आप बैंक्स जाते हैं, ठीक है। सो अपने जो सेविंग मनी होता है आप उसको डिपॉजिट कराने के लिए जाते हैं, या फिर जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है आप लोन्स वगैरह लेने के लिए एट दैट टाइम आप जाते हैं बैंक, ठीक है। सो प्राइमरी फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। तो अब हम एक्सप्लेन में देखते हैं भाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आपका क्या क्या आ जाता है, क्योंकि जो अपना मनी है वो तो आप बहुत तरीके से डिपॉजिट कराते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ बस वही पैसा जमा कराया और हो गया काम। तो अपना पैसा जमा कराने की बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, आप क्या क्या बेनिफिट्स, किस किस तरह के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, वो सब अब हम डिस्कस करते हैं। सो बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो जो बैंक है वो क्या करते हैं, जनरल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक से डिपॉजिट्स लेता है भाई। अब जनरल पब्लिक अपना पैसा जो है कहाँ जमा कराती है, अपने बैंक्स में, कहीं पे भी जमा करा सकती है वो। तो पीपल डिपॉजिट देयर मनी एज पर देयर कन्वीनियंस एंड कैपेबिलिटी इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। तो जो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं, अपना जो भी बचा हुआ पैसा होता है भाई, जितना जिसके पास है, कोई हार्ड एंड फास्ट इधर रूल नहीं रहता है, ठीक है। सो जितना जिसके पास एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस मनी जिसको बोलते हैं वो है, वो उतना मनी अपने अकाउंट में जमा कराते जाते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे अकाउंट है, आपके डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स हैं यहाँ पे भाई, कौन से अकाउंट वगैरह खोले जा सकते हैं आपके, ठीक है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। सो फर्स्ट अकाउंट है आपका फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। सो अब जान लेते हैं भाई फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। हाँ जी, तो फिक्स्ड ये टाइम डिपॉजिट आपके कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। सो मनी इज़ डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो ये जो आपके टाइम डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, इन अकाउंट्स में क्या होता है कि आपका जो पैसा है उसे एक फ़िक्स्ड अमाउंट के लिए भाई डिपॉजिट कराया जाता है भाई। अपने फ़िक्स्ड अमाउंट से पहले आप नहीं ले सकते हैं वो पैसा। जैसे आपकी एफडीज़ होती है ना, ये आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिर टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, जिसको आप एफडी बोलते हैं। सो द डिपॉजिटर गेट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। तो डिपॉजिटर को यहाँ क्या मिल दिया जाता है, एक फ़िक्स्ड डिपॉजिट की रिसिप्ट मिल जाती है उसे। सो इस रिसिप्ट में क्या लिखा होता है, इस रिसिप्ट में लिखा होता है भाई जो नेम ऑफ द डिपॉजिटर है भाई, किसने जमा कराया है ये पैसा, एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड, भाई कितना अमाउंट डिपॉजिट करा है, जैसे 1 लाख, 2 लाख और 50,000 के अराउंड, ठीक है। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, या फिर आपका, और साथ में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको पे किया जा रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए, और साथ में आपका वो पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट इज़ मेड, भाई जिस पीरियड के लिए वो डिपॉजिट आपने जमा कराया है, कितने टाइम के लिए आपने जमा कराया है। और ये जो आपकी रिसीट होती है टाइम डिपॉजिट की या फिक्स्ड डिपॉजिट की, ये कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होती है। तो जो डिपॉजिटर है, इफ़ डिपॉजिटर नीड्स दिस मनी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिपॉजिट टाइम पीरियड, ठीक है ना। देखो अच्छा तो यही रहेगा कि अगर टाइम डिपॉजिट जिसने कराया है वो अपने टाइम पर ही पैसा ले, ठीक है, ताकि उसका अच्छे से फ़ायदा मिले। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत बाय द वे पड़ भी जाती है उस पैसे की, भाई जो मेरी एफडी में पैसा है मुझे वो आज ही चाहिए, मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई, जहाँ पर्सन के पास कहीं से और उम्मीद नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो बैंक जो है वो उसको एफडी तोड़कर पैसा दे देगा। लेकिन क्या करेगा, देखो आप फुल अमाउंट तक लेते, अगर 10 साल की आपकी एफडी थी, मान लो एग्जांपल देते हैं, अगर 10 साल की एफडी थी और आपका 1 लाख की आपने अगर अमाउंट अपना सिक्योर कराया था, यहाँ पर फिक्स्ड कराया था, तो क्या होगा, हो सकता है आपको 1,60,000 या 1,70,000 की आपसे बात हुई हो कि आपको 1,70,000 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही, अगर 8वें साल या 7वें साल ही आप कहते हैं मुझे पैसा आज ही चाहिए, मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगा, वो आपको पैसे तो दे देगा, लेकिन आपको अगर 1,60,000 या 70,000 की बात हुई है तो वहाँ आपको 1,30,000, 1,40,000 मतलब कुछ ना कुछ उसमें, या फिर 1,45,000 के आसपास, मतलब
पैसा जो है वो कम होकर मिलता है। इसीलिए कहा जाता है भाई जो फ़िक्स डिपॉज़िट्स वगैरह है ना, ये तुड़वाने से अच्छा है कि अपने आप पूरे टाइम पर ही लो, ठीक है। सो द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अर्न्स मैक्सिमम इंटरेस्ट। सभी अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपके फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वाले को ही दिया जाता है, ठीक है। सो द रेट, जो ये रेट कौन डिटरमाइन करता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक्स एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये रेट जो है हर बैंक अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है। तो जैसे कि आपका जो रेट है आपका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट में बी लोअर फॉर द लॉन्गर पीरियड। भाई ज़्यादा लंबा पीरियड ज़्यादा हो जाएगा तो आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका लोअर मिलेगा, या ऐसा कुछ ना कुछ इसके अंदर रहता है। जो भी पैसा आप इस अकाउंट में जमा कराते हैं वो आपका क्या बन जाता है? टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक को ये टाइम आने पर ये लायबिलिटी आपकी पे करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले तो क्या है बच्चे, करंट अकाउंट का मतलब है भाई जिसको आप जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, जिसको जब चाहे आप पैसा निकालो, पैसा डालो, मतलब ये आपके ऊपर छूट है, ठीक है। करंट अकाउंट ऐसे मेनली ऐसे अकाउंट कौन बनाते हैं भाई? जिनको बिज़नेस करना होता है भाई, जिनका बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं, डेली चेक्स आ रहे हैं या फिर डेली वो चेक्स काट काट कर दे रहे हैं भाई, डेली जिनके खर्चे, जिनका बिज़नेस चलता ही बैंक के ऊपर है। तो जिनको पता है भाई मेरे कस्टमर्स ने डेली आना है, या नेट बैंकिंग आपकी इतनी फेमस है भाई, मतलब हर आपको जब पता ही है बैंक को, तो ऐसे अकाउंट खोले जाते हैं आपके बिजनेसमैन के लिए जनरली भाई, जिनकी जो ये ज़रूरत होती है वो डेली यूजेस में आती ही रहती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या है, करंट अकाउंट पर आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं पे करता है, ठीक है। सो द बैंक डजंट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। तो बैंक जो है आपका करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करेगा। एंड इफ़ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, और अगर करंट अकाउंट में एक आपकी बात और होती है, तो इफ़ द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इज़ लेस देन द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड देन द बैंक कैन चार्ज सम सर्विस चार्जेस। भाई अगर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होना चाहिए था उतना नहीं होता है, ऐसे अकाउंट्स में ना बच्चे मिनिमम आपकी एक लिमिट जो है फ़िक्स कर ली जाती है। तो अगर आपके अकाउंट में मिनिमम उतने अमाउंट है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे 10,000 की आपकी लिमिट बना दी गई है, अगर 10,000 से आप कम करेंगे अपने अकाउंट में, तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह जो हैं वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बैलेंस जो है बैंक के पास आपको मेंटेन रखना पड़ता है अपना करंट अकाउंट्स में, ठीक है। और मनी इज़ विदड्रॉन मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय चेक। और करंट अकाउंट वगैरह से आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं भाई? चेक के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के जो अकाउंट में पैसा होता है वो बैंक के लिए क्या है? डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक, ठीक है। देखो ना, फिक्स्ड अकाउंट के टाइम था टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक, दैट इज़ भाई जब टाइम आएगा ना बैंक ने तभी देने हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट का क्या? डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। भाई जब भी जनता को या आपके बिजनेसमैन को जो भी अकाउंट करंट अकाउंट आपको खुलवा रहे हैं, जब भी उनको ज़रूरत आन पड़ेगी बैंक को पैसे देने होंगे। फिर होता है आपका सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। भाई सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली ये जो आपका अकाउंट है ये छोटी मोटी सेविंग्स के लिए होता है भाई। जैसे हम नॉर्मल हाउसवाइफ्स हो गई या नॉर्मल आपके जो पर्सन्स हो गए, कोई भी लगा सकते हैं आप, जो सैलरी जिनकी आई है कुछ ना कुछ उन्होंने जमा करा दिया, मतलब ये सब क्या रहते हैं आपके छोटे मोटे अकाउंट्स भाई, जिसमें लोग जो है अपना पैसा बचा बचा कर रखते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स किस लिए होते हैं? ये छोटी छोटी सेविंग्स को भी बढ़ावा देते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा मिलकर ही तो बहुत ज़्यादा बनता है ना, इसलिए। सो द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट विच इज़ लेस देन दैट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। बच्चे देखो, आपके सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपका एफडी से यानी कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट के इंटरेस्ट से बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। और जो पैसा आप इन अकाउंट्स में जमा कराते हैं उसे क्या बोला जाता है? इसे भी डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक बोला जाता है। भाई कोई भी अपनी सेविंग्स करा रहा है, उसको कभी भी चाहिए हो सकती है ना, तो इसीलिए इसको भी डिमांड लायबिलिटी ऑफ द बैंक कहा जाता है, इसके पैसे को। फिर आपका आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग में और आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। सो इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इट डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। भाई फिक्स्ड अमाउंट जो है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए
जमा कराया गया है। लेकिन एफडी में भी तो ऐसे ही था, लेकिन यहाँ क्या है, एफडी में तो आपने क्या कराया था भाई, टोटल अमाउंट आपने एक ही बार में सबमिट करा दिया भाई, जमा करा दिया एक ही बार में। लेकिन यहाँ रिकरिंग में क्या होता है, द जो आपका डिपॉजिटर है डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। देखो ना भाई, हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट्स है ना ये बांधी जाती है इसमें, ठीक है। सो इसमें क्या हो गया भाई, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है आपको एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, मतलब 10 सालों के लिए, 7 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, जैसे आपका मन करे वैसे, और ना मंथली बेसिस आप अपने हिसाब से पे करते हैं भाई, जितना आप पे कर सकते हैं आप उतना पे करते हैं, ठीक है। मतलब आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट बना लेते हैं भाई, जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे भी हर महीने आपने 2000 रुपये वो देने ही देने हैं एक पर्टिकुलर ईयर तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक। दिस मनी कांट बी और इज़ विदड्रॉ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टाइम एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशंस। भाई ये पैसा जो है ना बिल्कुल भी आपका निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, तो कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको ये पैसा दे दिया जाता है। अदरवाइज़ ये ज़्यादातर आपका रहता है कि ये पैसा आपको पूरे टाइम पर ही मिलेगा। सो जो पैसा आपका द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ रिसीव्ड ऑन द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज़, ये देखो इसमें क्या होता है बच्चे कि जो भी आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है ना, वो क्या होता है भाई, जो आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट भी तो साथ साथ में बन रहा है ना, तो वो आपको उस टाइम पे ना मिल के क्या करते हैं, उस अमाउंट को इंटरेस्ट डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। तो क्या किया जाता है भाई, जो पैसा आपका इंटरेस्ट बनकर आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता रहता है वो भी साथ में ही इंक्लूड होता जाता है आपके डिपॉजिट्स के साथ ही, ठीक है। सो ये जो अकाउंट है, दिस अकाउंट अट्रैक्ट्स हायर इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर अकाउंट्स लाइक द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्या रहता है भाई कि यहाँ ये जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है ये ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपके फिक्स्ड डिपॉजिट है बच्चे, जो भी एक बार था उसमें होता रहा, ठीक है ना, जो एक बार आपने जमा कराया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपका भाई साथ साथ में आपको इंटरेस्ट भी आपका हो रहा है, जो इंटरेस्ट हो रहा है आपका साथ में, और जो इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है वो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लग लग के क्या बन जाता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगना स्टार्ट हो जाता है जैसे। तो इन पर रिकरिंग डिपॉजिट्स में आपके जो है आपके इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है इसलिए, ठीक है। भाई पैसा बढ़ता जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है धीरे धीरे कर करके वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा फिर। तो ऐसे जो पैसा है, तो ऐसे जमा कराए गए पैसे को भी हम क्या बोलते हैं, टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। भाई बैंक का जब टाइम आएगा देने का वो दे देगा। उसके बाद है आपका मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ये क्या होता है आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट्स in excess of a particular limit get automatically transferred into fixed deposit। देखो इसमें ये इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं ना, उसमें आपको क्या दिया जाता है बच्चे, आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है भाई, मल्टी ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है भाई, अगर आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट से, भाई आपके अकाउंट के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई है, और अगर आपका पैसा उस पर्टिकुलर लिमिट के अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो पैसा आपका ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में। आपका वो उसके लिए आपको एफडी बना दी जाएगी। भाई अगर आपका मान लो किसी अकाउंट में कितना अमाउंट आपको बोला हुआ है, भाई इतना अमाउंट जो है आपका रखना ही है, आपको पर्टिकुलर लिमिट है आपकी, भाई आप इतना ही अमाउंट उस बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा उससे भी ज़्यादा चला जाता है और आपको ये मल्टी ऑप्शन भी आपको दिया गया है, तो क्या होगा, आपका जो सारा पैसा है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका पैसा जो है वो घटता जाता है किसी पर्टिकुलर लिमिट से, तो वही पैसा जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट में था वो सारा आपका निकाल दिया जाता है, आपकी सेविंग्स, आपके नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। सो इसके लिए भी एक चेक वगैरह इशू किया जाता है। द रिक्वायर्ड अमाउंट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तो जो भी आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कहाँ से, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट से वो सीधा सेविंग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। और तो जो ये बैलेंस अमाउंट है ये इसी तरीके से चलता रहता है भाई, कभी उसकी एफडी बन गई, कभी आपके पास पैसा नहीं है तो नॉर्मली ये आपका सेविंग्स अकाउंट में वापस आ जाता है, ठीक है। सो एंड अर्न्स इंटरेस्ट एज पर एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो नॉर्मली आपका नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट वन कैन अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दैन फ्रॉम अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो ऐसे केसेस में क्या देखा जाता है भाई, जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट पर, वो आपका ज़्यादा रहता है ना सेविंग बैंक अकाउंट से, इजीली। सो देयरफॉर द अकाउंट होल्डर हैज़ ट्विन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट। तो जिसके पास ये वाले अकाउंट होते हैं उनके पास डबल बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे कि एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा क्या है, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ डिसऑनरिंग अ चेक। भी उनको चेक के डिसऑनर होने का उनको डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब अगर आपका पैसा कम है तो आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में उसी अकाउंट से पैसे डाले हुए हैं ना, तो वही पैसा आपका वापस सेविंग अकाउंट्स में आ जाएगा। ओके, ये तो था आपका भाई डिपॉजिटिंग का जो आपका है वो था, ठीक है। और अब आपका है एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स क्या है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। सो एडवांसिंग लोन्स क्या है आपके, ये आपका अनदर मेन फंक्शन है आपका भाई बैंक का। दूसरा फंक्शन क्या है भाई, डिपॉजिट तो बैंक ने ले लिया, बट दूसरा फंक्शन और उसका है भाई जिसमें वो लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो अब कैसे लोन देगा, कैसे कैसे ये काम चलेगा, वो पढ़ते हैं। सो बैंक रिसीव्स मनी थ्रू डिपॉजिट। बैंक जो है वो डिपॉजिट से लोग जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपना पैसा जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं। तो क्या करते हैं भाई, अ सर्टेन पार्ट ऑफ मनी इज़ ट्रांसफर टू द कैश रिजर्व। ऐसे केसेस में क्या किया जाता है भाई, जो देखो इसको देखना एक बड़े लेवल पे ये बात हो रही है भाई, लोग जितना भी अमाउंट है आपका जो वो अपना जमा कराते हैं बैंक अकाउंट्स में, सभी अकाउंट्स को मिलाकर क्या करते हैं फिर बैंक क्या करता है, एक सर्टेन पार्ट जो है पैसे का जो बैंक के पास आया है वो अपने कैश रिजर्व्स के लिए रख लेता है भाई, अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स वगैरह को पूरा करने के लिए जो कुछ पैसा उसको चाहिए बैंक को, वो अपने पास वो पैसा रख लेगा, और बाकी का पैसा वो यूज़ करेगा अपने लोन्स वगैरह देने के लिए, ठीक है ना भाई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना भाई, किसी टाइम पे आपके भाई ग्राहक आ गए पुराने और कह रहे हैं मुझे आज ही पैसा चाहिए, ऐसे केसेस में बैंक कहाँ जाएंगे। इसीलिए एक बैंक जो क्या है वो क्या करते हैं, अपने एक पर्टिकुलर जो है एक पार्ट जो है मनी का वो अपने सभी अकाउंट्स में से जो है अपना साइड करके रख लेते हैं भाई, इतना कैश हम रिज़र्व हमारे पास बढ़ा है भाई, किसी को पैसा चाहिए होगा तो यहाँ से उसको दिया जा सकेगा। सो दीज बैंक जनरली प्रोवाइड लोन्स फॉर प्रोडक्टिव वर्क्स एंड वाइल डूइंग दो सो दे डिमांड अ प्रॉपर सिक्योरिटी। ऐसे बैंक्स क्या करते हैं आपके जो ऐसे में बैंक्स क्या करते हैं आपके भाई, आपको जो भी लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं, क्यों करते हैं, आपको प्रोडक्टिव वर्क्स भाई, जिससे आपका जो सोशल लेवल है वो बढ़ सके, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बढ़ता है भाई। आप कुछ ना कुछ अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपको कुछ भी आपने करना है ना अपने काम के लिए, तो और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो वो कौन देगा, आपको बैंक जो है वो लोन दे पाएगा। लेकिन बैंक जो है वो ऐसे ही नहीं देता किसी को भी, वो कुछ ना कुछ प्रॉपर सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है भाई, कल को आप नहीं दोगे पैसा या कल को हम क्या करेंगे फिर, इसीलिए तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ती है, उसके बाद ही आप लोन वगैरह पास करा सकते हैं। सो जो आपका जो लोन जो आपको दिया जाता है वो आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कम होता है भाई। आपका अगर 40 लाख का लोन लेना है ना तो 50-60 लाख की चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी में देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई आप कल को कहीं उनका पैसा लेकर भाग जाओगे तो फिर उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना जिससे वो पैसा जो है वो रिकवर कर ले। फिर आप सोचेंगे भाई आपने वो चीज़ क्यों नहीं बेची, अगर आपकी वो चीज़ महंगी ही थी तो। बच्चे आप खुद सोचो, अपना घर कोई क्यों बेचेगा, ठीक है, घर है, ठीक है, घर किसी का है किसी का 10 लाख का है, 20 लाख का है, करोड़ों का है, तो क्या रहेगा भाई, घर है, लाखों करोड़ों का घर है, लेकिन वो आपके बेचने के लिए नहीं है, वो आपके रहने के लिए है, ठीक है। सो इसलिए ऐसे कई बार क्या करते हैं भाई, घर की रजिस्ट्री पर आप लोन्स वगैरह उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके काफ़ी टाइप्स हैं। कैश क्रेडिट, पहले क्या होता है कैश क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं। दैट अंडर दिस अ बोरोवर इज़ अलाउड टू विदड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। कि कैश क्रेडिट ये मेनली इन सारों में क्या रहेगा भाई, आपका कुछ ना कुछ जो आपको क्रेडिट वगैरह है कैसे दिया जा रहा है वो सब देखेंगे भाई। सब में अलग अलग तरीके से आपको क्रेडिट वगैरह दिया जाता है, आपको उधार वगैरह अलग अलग तरीके से दिया जाता है। सो कैश क्रेडिट में क्या किया जाता है, आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपको दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जो रखवाई जाती है। सो द बोरोवर क्या कर सकता है, द बोरोवर विदड्रॉज द मनी एंड डिपॉजिट्स इट विद इन द स्पेसिफिक टाइम लिमिट ओनली। तो बोरोवर को ना एक स्पेशल टाइम लिमिट दी जाती है भाई, इतने साल के अंदर या इतने महीनों के अंदर आपने ये पैसा वापस यहाँ पे जमा कराना है, ठीक है। सो द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ओनली ऑन द मनी विड्रॉन। तो भाई जो पैसा
जो पैसा उसने लिया है, जो पैसा उसने विड्रॉ किया है या फिर जो पैसा वो यूज़ कर रहा है अपने लिए लोन्स टाइप में, जो उसने अमाउंट लिया है उस पैसे पर वो इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज करते हैं। ठीक है। सो ओवरड्राफ्ट क्या है आपका? ओवरड्राफ्ट बच्चे आपकी वो फैसिलिटी होती है भाई जिसके अंदर आपके अकाउंट में है 10,000। ठीक है, मान लो आपके अकाउंट में 10,000 हैं और आप 10,000 से ज़्यादा अपने अकाउंट से थोड़े बहुत निकाल सकते हो। आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप 10 से ज़्यादा अमाउंट जो आप अपने अकाउंट से निकाल पाते हैं उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। भाई आपके ड्राफ्ट में जितने हैं उससे ज़्यादा आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है। सो जो कस्टमर्स अपना करंट अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं बैंक के साथ, तो उनको क्या दिया जाता है, ऐसी ये परमिशन उनको दी जाती है। भाई वो लोग क्या कर सकते हैं, भाई अगर वो अपने अकाउंट में डिपॉजिटेड मनी से थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट वो निकाल सकते हैं, उतना विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ किया जाता है उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटी जो है बैंक हर किसी को नहीं देगा। भाई बैंक क्यों देगा? भाई पता है बैंक को, भाई कल को आप वापस आओ ना आओ तो वो आपको लोन क्यों देगा? सो आपको जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको क्यों देगा वो? तो वो उन्हीं पर्सन्स को देता है जो ट्रस्टवर्दी होते हैं। भाई जो उनके कस्टमर्स, डेली रूटीन के जो कस्टमर्स होते हैं जिनके ऊपर उनको भरोसा होता है, भाई आज उसने अगर 10 से 12,000 उसने निकाल लिए हैं, 2,000 जो उसने एक्स्ट्रा निकाले हैं, 4-5 दिन में या 1-2 महीने में वो अपना पैसा वापस दे देगा। ठीक है। सो आप उसके बाद है आपका डिमांड लोन। आपका डिमांड लोन क्या कहते हैं बच्चे कि डिमांड लोन में क्या होता है, भाई दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड। बच्चे ये देखो, डिमांड लोन क्या है? जो आपकी डिमांड के ऊपर जो लोन बनाया जा रहा है। कैसे भाई? आपकी कोई फिक्स्ड डिपॉजिट है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट यानी कि जो भी आपने एफडी अकाउंट जो भी खुलवा रखा है, आप क्या चाहते हैं, आप उसको सिक्योरिटी के रूप में दे देते हैं। आपने 2 लाख की कोई एफडी करा रखी है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी अगर दे रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, आप बैंक क्या करेगा, आपकी उस एफडी के ऊपर आपको एक लोन वगैरह प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। सो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसमें और क्या कर सकते हैं भाई, आप और क्या क्या गिरवी रख सकते हैं भाई। आपकी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आगे जाकर वो पूरी होने वाली है, या फिर कोई भी आपके शेयर्स है, कोई भी आपके बॉन्ड्स हैं, या कोई भी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह है, उन सभी को आप एक तरीके से सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। सो दीज लोन्स आर कॉल्ड डिमांड लोन्स। इनको डिमांड लोन्स क्यों किया जाता है? बिकॉज द बैंक कैन डिमांड दैम एट एनी टाइम। देखो बच्चे, डिमांड लोन का सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंस वो क्या है कि इन लोन्स के अमाउंट को बैंक जो है किसी भी टाइम अपना वापस मांग सकता है। सो बैंक कैन डिमांड दैम एट एनी टाइम जो है कि ठीक है। और ये मिनिमम जो है ना डिमांड लोन आपके ना बहुत कम टाइम के लिए दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 डेज़ और फ्यू मंथ। ठीक है। सो आपका ये 7 दिनों के लिए मिनिमम, या फिर आपका कुछ महीनों तक के लिए ये लोन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लंबे लोन्स ये नहीं होते हैं। ठीक है। सो ये आपकी शॉर्ट टर्म फंडिंग वगैरह के लिए डिमांड लोन्स को यूज़ किया जाता है। कहीं भी थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं भाई। तो ये जो डिमांड लोन्स हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? अमाउंट जो डिमांड लोन्स के लिए आप लेते हैं वो आप शॉर्ट टर्म फंडिंग्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। भाई आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो पा रही, वर्किंग कैपिटल समझते हैं ना, आपके रोज़मर्रा वाले जो खर्चे होते हैं बिज़नेस के, वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना भाई, आपको सैलरीज पे करनी है, आपके पास नहीं है कोई अमाउंट, या आपके आने वाले हैं अमाउंट, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही आपकी टर्म लोन क्या होता है बच्चे? दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू देयर कस्टमर्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है। ये लोन आपके एक टर्म के लिए आपको ये लोन्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई मोटा खर्चा आपने करना है, कोई बड़ा खर्चा आपने करना है, भाई आपने मशीनरी लेनी है, ट्रक लेना है, स्कूटर लेना है, हाउस लेना है, तो ये सब के लिए जब आपने खर्चे करने हैं तो ये सारे पैसे कहाँ से मिलेंगे आपको? ये सारे पैसे मिलेंगे आपको टर्म लोन के रूप में बैंक से। ठीक है। सो बोरोअर्स जो है रीपे दीज लोन इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जो बोरोअर्स हैं इनको अपने इंस्टॉलमेंट्स में या फिर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में या फिर जैसे मर्जी वो भाई किश्तों के रूप में वो ये पैसा जो है अपना वापस बैंक को दे सकते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादातर किस लिए भी लॉन्ग टर्म लोन टाइप हो गया ना ये, क्योंकि भाई कुछ भी बड़ा लेना है, घर लेना है, स्कूटर लेना है, या ट्रक, आपको ट्रैक्टर वगैरह लेना है किसी ने, तो ये सब के लिए टर्म लोन वगैरह दिया जाता है। फिर आपका आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ठीक है। हाँ तो बच्चे, जो टर्म लोन होते हैं ना आपके, इसमें एक और बात रह गई है कि ये आपके जैसे 1 ईयर से 20 ईयर्स तक के लिए या फिर इस तरीके से ये आपके लिए जाते हैं। भाई बहुत लंबे टाइम के लिए लिए जाते हैं ना, इसीलिए। ठीक है। सो आपका जो ओके आफ्टर दैट है आपका
आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम बात करें, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि आपका एक ऐसा एक रिटन ऑर्डर होता है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन ऑर्डर used in international trade that binds one party to pay a fixed sum of money to another party on demand or at a predetermined date. ठीक है भाई, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन मैंने साइड में लिखी है अभी. तो ये क्या रहता है भाई, एक आपका रिटन ऑर्डर में है, आपका एक लिखित में एक आपको डॉक्यूमेंट वगैरह दिया जाता है. इसके अंदर क्या होता है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज़्यादा आपका इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है. आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे क्या बोल जाता है भाई, जो एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को पैसा देने के लिए बाइंड कर देती है. ठीक है ना भाई, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसा देना है. ठीक है, और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड उसके लिए बनाया जाता है भाई, इतने टाइम पे उसको इतना पैसा उसने देना है. जैसे चेक्स होते हैं आपके, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, वैसे ही आपका ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, सो बिल ऑफ एक्सचेंज का आप चाहें तो बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी अपना यहाँ पर बैंक लोन वगैरह अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ले सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांसेस बाय द बैंक्स. तो बैंक्स जो है वो अपना लोन्स वगैरह इस तरीके से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं. सो अंडर दिस द बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बिल इन केस अ कस्टमर नीड्स इट. भाई आपने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह है बैंक से, वो भाई मान लो आपका कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आपका बैंक के पास था भाई, आपको इतने अमाउंट में ये पैसा मिलने वाला है इस तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पैसे को आप पहले ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. सो अंडर दिस बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें क्या करता है बैंक अपने कस्टमर्स से क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो सिक्योरिटी है वो ले लेता है. सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बिल इन केस ऑफ कस्टमर नीड्स इट. भाई अगर कस्टमर को पहले ही ज़रूरत है पैसों की, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको डिस्काउंट करा लेगा. डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है बच्चे, जैसे आपका फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़वा कर आपका पैसा कम मिला था ना भाई, आपने जब तोड़वाया तो फिर आपको पैसा कम मिला, आपको जितना मिलने वाला था उतना नहीं मिल पाया. ऐसे ही यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटिंग करने का भी यही मतलब होता है कि जो जितना पैसा आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलने वाला था, अब उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा. कुछ ना कुछ उसमें से इंटरेस्ट वगैरह, कुछ ना कुछ उसमें से अमाउंट जो है वो काट लिया जाएगा. सो आफ्टर चार्जिंग डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल, आप उस बिल पर जितना आपका कुछ ना कुछ डिस्काउंट वगैरह बैंक जो है वो काट लेगा. और फिर क्या करेगा, द बैंक मेक्स इमीडिएट पेमेंट अगेंस्ट द बिल. कोई सी बिल के लिए जो बैंक है वो आपको मतलब पेमेंट जो है आपके बिहाफ पे वो कर देगा. भाई मान लो आपने किसी से कुछ भी परचेज़ किया और आपके पास उसको देने के लिए राइट नाउ आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप अभी वो चीज़ नहीं खरीदेंगे तो वो वापस चली जाएगी. ठीक है ना. फिर इससे क्या होगा, इससे आपकी भी तो गुडविल ख़राब होगी ना. तो ऐसे केसेस में कि बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है. ठीक है ना भाई, इसकी हेल्प से आपने क्या किया, आपको पता है भाई मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह मेरे को बैंक ऐसी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो आप क्या करेंगे, बैंक को कहेंगे भाई बैंक आप इसको पे कर दो मेरे बिहाफ पे. ठीक है ना. तो आपका जितना पैसा उसका बनता था उससे कुछ ना कुछ कट वट के वो आपकी पेमेंट वहाँ पे बैंक कर देगा आपके बिहाफ पे. सो द बैंक डिस्काउंट्स ओनली द ट्रेड बिल्स. द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम देम एज पर मार्केट रेट. और बैंक जो है इन पर क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है बच्चे, मार्केट रेट के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेता है. और रियलाइजेज इट्स मनी ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द पीरियड्स ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है ना. तो भाई बिल ऑफ एक्सचेंज जब आपका पूरा हो जाता है तो उस पर थोड़ा आपको ना इंटरेस्ट वगैरह आपको जो मनी है उसको रियलाइज़ कर दिया जाता है. ठीक है. सो ये था आपके प्राइमरी आपके फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस हम नेक्स्ट आपके वीडियो में शेयर करते हैं. ठीक है.